नॉर्थ अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक मिशन लॉन्च की है। जुपिटर के चांद यूरोपा पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 14 अक्टूबर को ये यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च हुई थी और वो वहां पहुंचेगी तकरीबन सन 2030 में। हो सकता है यकीनन रास्ते में कई कंटेनर होंगे, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, आपको पता है शारा फैसल की ट्रैफिक। इसके पीछे क्या सोच है, वो क्या वहाँ पर देखने जा रहे हैं, ज़िंदगी के क्या शवायद की तलाश, कौन से शवायद की तलाश में हैं? आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान हमीद, प्रोफेसर एस्ट्रोनॉमी एमहर्स्ट यूएस, और इनका एक बहुत उम्दा यूट्यूब चैनल है उर्दू में, कायनात एस्ट्रोनॉमी के नाम से। उसको भी अगर आपको दिलचस्पी है इस मौजू से तो आप प्लीज़ उसको चेक करें। डॉक्टर साहब, 95 चांद हैं, 95 मून्स, जुपिटर हैज 95 मून्स। यूरोपा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उसमें क्या खास बात है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। देखें, ज़िंदगी की जो आपने बात की कि ज़िंदगी की तलाश है, तो उसके हिसाब से जो एक बहुत अहम चीज़ है वो है पानी, लिक्विड फॉर्म में जी। और जुपिटर के 4 बड़े चांद हैं। एक है आयो, वो बड़ा चांद है मगर उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्कनिज्म है या आतिश फशां वहाँ पर वो है। लेकिन यूरोपा जो है, ये चांद हमारे चांद जितना है, लेकिन उसके नीचे ख्याल ये है, बल्कि काफ़ी हद तक हमें पता है कि वहाँ पर पानी मौजूद है, उसके ऊपर एक बर्फ़ की लेयर है और उसके नीचे पानी, ना सिर्फ समुंदर बल्कि नमकीन पानी का समुंदर। तो अगर ये बात सही है तो उस हिसाब से इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कि शायद वहाँ पर ज़िंदगी भी हो, क्योंकि ये समुंदर जो है पिछले 4-4.5 अरब से वहाँ पर रहा है। तो ज़िंदगी, जब हम ज़िंदगी की बात करते हैं तो जाहिर है कि अल्टीमेट तो चीज़ होगी कि वहाँ पर मतलब कोई एलियन फिश टाइप चीज़ हो, लेकिन ऐसे भी तो मुमकिन है कि सिर्फ कोई बैक्टीरिया मिले या कोई वायरसेस मिले। इनको पता कैसे लगेगा, मतलब उस मून को एग्जामिन कैसे किया जाएगा? सिर्फ सेंसर से या फिर कोई जैसे मार्स पे जो रोवर ड्रॉप किया गया था, या ऐसी कोई डिवाइस वहाँ पर भेजी जाएगी? अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सकें कि ये मिशन एग्जैक्टली होगा कैसे? तो ये जो मिशन है यूरोपा क्लिपर मिशन, ये लैंडर नहीं है, तो वहाँ पर ये कोई चीज़ नीचे नहीं भेजेगा। लेकिन इसके बगैर नीचे गए हुए भी हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। मसला यह है कि मार्स पर भी लैंडिंग बहुत मुश्किल है। तो आप ज़रा सोचें कि जुपिटर, जो कि ज़मीन से 5 गुना फासले पर ज़्यादा है, जितना सूरज से फासला है ज़मीन का, 5 गुना उसका फासला ज़्यादा है, बल्कि 2 अरब तकरीबन किलोमीटर जो है उसको सफ़र के बाद वो वहाँ तक पहुँचेगा। वहाँ पर उसको लैंड करने के लिए अगर हम कोई प्रोब भेजें तो वो बहुत मुश्किल है। तो ये जो मिशन है, ये उसके वहाँ पर ऑर्बिट लगाएगा यूरोपा के करीब और उसकी बहुत सारी करीब से तस्वीरें लेगा। लेकिन ख्याल ये है, जिसमें जो ज़्यादा एक्साइटमेंट की चीज़ है, साइंसदानों के लिए तो यही बहुत अच्छी चीज़ है कि हम बहुत क्लोजअप वहाँ पे यूरोपा का पता लगाएंगे। ख्याल ये है कि शायद वहाँ पर ये जो नीचे समुंदर है, उसका पानी जो है, बर्फ़ की जो बीच में जगह है, उसमें फव्वारे की तरह से वो बाहर निकलता होगा। तो इस स्पेसक्राफ्ट में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो यूरोपा के काफ़ी करीब से, तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर, वो वहाँ से उसके करीब जब गुजरेगा तो शायद अगर वो फव्वारे एक्टिव हुए, कभी वो एक्टिव होते हैं कभी नहीं होते, अगर वो एक्टिव हुए तो वो उन फव्वारों के दरमियान में से गुजरेगा और वो उसको सैंपल कर सकेगा। तो उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि शायद बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये जो ज़िंदगी जिससे बनी हुई है, शायद वो, और अगर बहुत ही हम लकी हुए तो शायद कुछ माइक्रोब्स का भी हमें पता चल जाए। लेकिन ये इरादा है इस स्पेसक्राफ्ट का। डॉक्टर साहब, इसकी टाइमलाइंस क्या है? मतलब लाइफ टाइम में कुछ तस्वीरें आ जाएंगी या ये लंबा मिशन है? 5 साल? नहीं, ये 2030 तक। तो कुछ साल तो लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन उसके बाद वहाँ से तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो एक बहुत अहम चीज़ है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को इसमें दिलचस्पी है, वो ये है कि हालांकि जुपिटर और यूरोपा, क्योंकि यूरोपा जो है वो जुपिटर का चांद है,
वो हमारे सूरज से बहुत दूर है। इसके बावजूद यूरोपा के नीचे समुंदर है। तो ख्याल ये है कि उसकी वजह यह है कि उसके नीचे, समुंदर के नीचे वॉल्कनिज्म है या आतिशफशां, वहाँ पे चीज़ें जो हैं, लावा जो है वो मौजूद है और वो उसको एनर्जी देता है जिसकी वजह से पानी पिघल जाता है। ये वही कंडीशंस हैं जो ज़मीन के ऊपर, समुद्रों के नीचे जो आतिशफशां या वॉल्कनिज्म है, वो वही कंडीशंस हैं जो यूरोपा के ऊपर है। पानी का मतलब है कि ऑक्सीजन भी है, वहाँ पर गर्मी भी है, एनर्जी सूरज से नहीं, लेकिन नीचे जो आतिशफशां है उससे गर्मी आ रही है। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स वगैरह, हमें ये पता है कि वो भी मौजूद हैं। तो अब तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो ज़मीन के ऊपर भी थी। तो अगर ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू हुई तो काफ़ी चांसेस हैं कि यूरोपा पर भी शुरू हुई। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, इससे मेरे जहन में आया कि जो डीप सी एक्सप्लोरेशन होती है उससे भी तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को काफ़ी फ़ायदा मिला है ना, क्योंकि मुझे पढ़ा था कि जब पहली बार ये मारियाना ट्रेंच की तरफ इन लोगों ने प्रोब भेजा था, जो सबसे गहरा है मेरे ख्याल अटलांटिक ओशन में। अच्छा, जब वहाँ पर लाइटें ऑन की, उनका ख्याल था कि यार ये तो एक बिल्कुल एक वीरान जगह होगी ना, नीचे ना सूरज, ना रोशनी है, ना एनर्जी है, इतना प्रेशर है, इतनी ठंड है, लेकिन उनको पता लगा कि यार हर जगह देयर इज लाइफ, क्योंकि नीचे से वो वॉल्केनिक वेंट्स पर बैक्टीरिया पलते हैं, बैक्टीरिया पर कोई और चीज पलती है एंड वो पूरी फूड चेन बनती है। तो डीप सी एक्सप्लोरेशन को ही लेकर, उसी मॉडल को लेकर ही हम यहाँ देख रहे हैं ना यूरोपा को, कि जैसे अर्थ की ओशंस की डेप्थ्स में लाइफ है तो शायद उसी तरह वहाँ पर लाइफ हो। डॉक्टर साहब, प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए, बल्कि बहुत सारे ये जो अंडर ओशन मिशंस हैं ज़मीन के ऊपर, वो भी नासा की फंडिंग से है। इसकी वजह यह है कि जब पता चलना शुरू हुआ कि अगर आज से हम 50 साल पहले बात कर रहे होते तो हम बात ये कर रहे होते कि समुद्रों के नीचे जो है रोशनी, क्योंकि रोशनी नहीं है और सूरज की, तो वहाँ पर ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जब इस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दरियाफ्त होना शुरू हुए, और उसमें ख़ास चीज़ ये थी कि ये बहुत गर्म टेम्परेचर है, 100 डिग्री के करीब, लेकिन उसके करीब बेइंतहा ज़िंदगी, बल्कि वो ज़िंदगी जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उसको अपना फ्यूल लेती है या खाने का हिसाब वो रखती है। ये बिल्कुल नई किस्म की ज़िंदगी दरियाफ्त हुई थी, ये 1970s वगैरह की बात है। तो उसकी वजह से अगर आप सोचें कि क्या हमारा स्फीयर है कि कहाँ कहाँ ज़िंदगी हो सकती है, वो बहुत फैल गया। तो फिर बात ये हुई कि आपको सूरज की ज़रूरत नहीं, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी जो है वो नीचे से भी आ सकती है। तो यूरोपा पे इसी वजह से दिलचस्पी हुई कि एक मिनट, ये तो वही कंडीशंस हैं जो ज़मीन के समुद्रों के नीचे हैं। तो इसी वजह से हम ज़मीन के समुद्रों को स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि दूसरी जगहों पर क्या कंडीशंस होंगी। और जब हम यूरोपा की, अगर हमें कंडीशंस वहाँ पर मिले या अगर कोई लाइफ फॉर्म मिले, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ एक ही जैसी है, ज़मीन जैसी, क्या चीज़ फ़र्क है। और ये हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि आज तक कोई और माइक्रोब भी हमें ज़मीन के अलावा नहीं मिला। तो अगर हमें कोई ज़िंदगी मिल जाती है, ये साइंस की इंसानों के लिए ये वन ऑफ द बिगेस्ट, आई थिंक, मैं तो कहूँगा द बिगेस्ट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड।